Good morning, good afternoon, and good evening, everyone, especially my doctors community. और आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ हिस्ट्री टेकिंग के वीडियो के लिहाज से। आज हम सीखेंगे हिस्ट्री टेकिंग ऑफ यूवी प्रोलैप्स। ठीक है, और ये बेहद ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि हमारे एग्ज़ाम्स में जो है अक्सर यूवी प्रोलैप्स का केस आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि आपने जो है अपने खुद भी इस हिस्ट्री को जो मैं बताने जा रही हूँ खुद भी सीखना है, और अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी, अपनी जूनियर और सीनियर जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने उनसे भी शेयर करना है, और ताकि वो भी सीखें और ये जो है अल्टीमेटली आपके पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और आपके लिए भी कि आप जो है जब भी जहाँ भी आप अपने जो है एग्ज़ाम देने के लिए आप जाते हैं या आप अपने जॉब्स करती हैं, तो आप अच्छे तरीके से पेशेंट को मैनेज करना सीखें, क्योंकि आफ्टर आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो डेफ़िनेटली आपको जो है इन सारी चीज़ों का, इन बातों का आपके प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा आने लगेगा ये, क्योंकि जब आप स्पेशलिटी आपकी आपके पास होगी, आप जो है ज़रूर यूवी प्रोलैप्स के केसेस भी डील करेंगी और सर्जरीज़ भी करेंगी, और दोनों करेंगी, हिस्टेरेक्टमी, एब्डोमिनल एंड वजाइनल, और हो सकता है कि वॉल्व प्रोलैप्स रिपेयर भी करें। तो मेरी दुआ है आपके साथ, और खुदा आप सबको कामयाब करे। लव योर नेबर्स एज यू लव योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि आपस में मोहब्बत रखो। ठीक है, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखो, और एक दूसरे से अपने बराबर मोहब्बत रखें। ठीक है, ये खुदावंद का हुक्म है, और खुदावंद कहता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो अच्छा पड़ोसी वही होता है जो दूसरे को अपने बराबर समझे। ठीक है, तो आपने अपने डॉक्टर्स को, अपने प्रोफेशन को आप रिस्पेक्ट खुद देंगे तो खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देगा और रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एज जो है, जब हम बायोडेटा लेते हैं पेशेंट का तो हिस्ट्री में, तो उसमें यूवी प्रोलैप्स के केस में स्पेशली, तो एज की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ये मैटर्स करती है एज जो है कि यंग का हो रही है या ओल्ड एज है। कि अगर ओल्ड एज है, फ़र्ज़ करें, तो ओल्ड एज में तो आपको जो है उसकी सर्जरी के दूसरे मेथड हो जाते हैं, और यंग है तो सर्जरी के दूसरे मेथड हो जाएंगे। अगर यंग है, रिप्रोडक्टिव एज में है, तो आपको जो है उसकी वो क्या कहते हैं, उसकी फैमिली कंप्लीट होने के लिए उसके लिहाज से सर्जरी के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर फैमिली कंप्लीट है, वेरी ओल्ड एज है, यूवी प्रोलैप्स है, तो फिर आपको उसके लिहाज से जो है उसकी सर्जरीज़ की चॉइसेस होंगी आपके पास। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ऑक्यूपेशन आ जाता है। ठीक है, कि ऑक्यूपेशन जो है इट डजेंट मैटर, बट ये हमें ये बताता है कि इन if in case of patient is have a occupation in which she is lifting heavy weight, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेशेंट मोर कॉमनली किसके साथ आती है कि मास पर वजाइना के साथ आती है। ठीक है, और डीडीज इसकी हमारे क्या आएगी, प्रोलैप्स यूट्रस, गार्टनर सिस्ट, मिकोजल पॉलिप, फाइब्रॉइड एंड वल्वल और वजाइनल प्रोलैप्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हम पेशेंट से कैसे करेंगे, ताकि हमारी जो हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जो लिस्ट दिखाई है, तो वो उसको कैसे जो है वो करेंगे। ठीक है ना, वो कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम पेशेंट से करेंगे, ताकि हम उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो कि हमने अभी जो है देखी, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो हमने रिड्यूसिबिलिटी के बारे में पेशेंट से सबसे पहले पूछना है, to differentiate from the other DDs for the mass, pelvic mass। ठीक है, and how to ask, हमने पेशेंट से कैसे पूछना है। ठीक है,
हाउ डू यू आस्क फॉर रिड्यूसिबिलिटी? ठीक है, सो आपने क्वेश्चन उससे करना है कि आप मास जो है वो रिड्यूस वो खुद हो जाता है जब आप लेटती हैं, या फिर वो, या आप खड़ी होती हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, या आप कोई भारी चीज़ पकड़ती हैं तो तब जो है वो मास जो है सामने आ जाता है। ठीक है, सो यू नीड टू आस्क सच लाइक क्वेश्चन दैट whether the mass is remains when you are lying down, or when you stand, then it will come out, or you need to reduce by your hand or what? ठीक है, ये क्वेश्चन पेशेंट से करना है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा। फिर हमने देखना है व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन इफ़ इट्स एनी अदर कॉज फॉर पेल्विक मास। ठीक है, तो ये दूसरी डिफरेंशियल है गार्टनर सिस्ट, मिकोजल पॉलिप हो सकता है, फाइब्राइड पॉलिप, या वल्वल और वजाइनल मैलिग्नेंसिस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, गार्टनर सिस्ट जस्ट जो है मास पर वजाइना होता है। ठीक है, प्रेजेंट विद वाइट डिस्चार्ज, मुकोजल पॉलिप विद डिस्चार्ज, फाइब्राइड विद मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया। ठीक है, वल्वर और वजाइना मैलिग्नेंसी वेरी रेयर होते हैं, लेकिन विद ब्लीडिंग प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे? टू फाइंड आउट द टाइप। ठीक है, आपको किस टाइप का है? ज़्यादातर जो आपके पास 4 टाइप्स के आते हैं केसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो आपको फुल यूवी प्रोलैप्स आ सकता है, प्रोजिडेंशिया के साथ पेशेंट आ सकती है, और प्रोजिडेंशिया जब होगा यानी कि स्टेज 4 होगा तो आपको उसके साथ जो है सिस्टोसील और रेक्टोसील भी मिल सकता है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास सिर्फ सर्वाइकल प्रोलॉन्गेशन, ओनली सर्विक्स जो है वो प्रोलॉन्ग है, जबकि यूट्रस नहीं है बाहर, ये केस आ सकता है। और इसके अलावा आपके पास केस आ सकता है कि सिस्टोसील, ओनली सिस्टोसील, ठीक है ना, मॉडरेट सिस्टोसील या सीवियर सिस्टोसील, इस तरीके से सिस्टोसील माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कौन सा सिस्टोसील आपको जो है मिल रहा है। ओनली सिस्टोसील की कंप्लेन के साथ भी पेशेंट आ सकती है, और उसके अलावा वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ, मेनली जो है ना ये 4 कंडीशन के साथ पेशेंट आपको मिलते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ तो आपको एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए कि जो वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ है इट मीन्स कि प्रीवियस उसकी सर्जरी हो चुकी है। तो वॉल्ट प्रोलैप्स को डिफ्रेंशिएट करना या उसको डायग्नोज करना ज़्यादा इजी है। ठीक है, सिस्टोसील भी जो है वो भी इजी है, उसमें आप जो है उसके यूरिनरी सिम्टम्स उसके करेंगे, आपको पेशेंट से पूछेंगे तो आपको उसके बारे में जल्दी डायग्नोज समझ में आएगी। और जो है पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, अगर आपका 2nd या 3rd डिग्री है, ये आपको जो है अंदाजे से पता चल जाएगा। अगर जो है 1st डिग्री है तो वो इनसाइड द इंट्राइटस होगा और उससे बाहर होगा, तो 2nd डिग्री है और फिर वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा, तो फिर वो 3rd डिग्री या 4th डिग्री प्रोजिडेंशिया हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने ये 4 केस आपके पास आ सकते हैं, तो ये माइंड बना के रखिए कि आपने इनके बारे में पढ़ना है। और आप इनमें जो वॉल्ट प्रोलैप्स है, ख़ास तौर पे वॉल्ट प्रोलैप्स की जो RCOG की गाइडलाइन है वो बहुत अच्छी है, उसकी हेडिंग्स आप पढ़ लें। ठीक है, आप उसकी सिर्फ हेडिंग्स जो है ना RCOG की जो समराइज़ करी हुई होती, भले आप पूरा उसको नहीं पढ़े, अगर एक रीडिंग कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो उसकी सिर्फ आप जो हैं उसकी हेडिंग्स जो हैं वो देख लें, हाईलाइट कर लें उसको मार्कर से, और वो देख लें कि ये क्या है, तो आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगर यूरिथ्रोसील है तो क्या होगा उसमें। ठीक है, सिस्टो यूरिथ्रल जो एंगल होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप जो है देख सकते हैं लेटरल व्यू यूट्रस का, ब्लैडर का, यूरिथ्रा, वजाइना, रेक्टम,
और अगर यूरिथ्रोसील है, यूरिथ्रोसील, तो क्या होता है उसमें, यूरिथ्रोसील में मॉडरेट सिस्टोसील के साथ पेशेंट आती है। ठीक है, पेशेंट को क्या होगा अगर यूरिथ्रोसील के साथ है, उससे हमने क्या पूछना है कि क्या आपको कोई छींक आने से या कफ आने से क्या आपको यूरिन पास हो जाता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ दोनों ब्लैडर के नॉर्मल ब्लैडर बताया गया है और स्ट्रेस इनकंटिनेंस में कैसा होता है। ठीक है, आप टेस्ट कैसे करेंगे, उसको कहेंगे कि खांसो या छींको। ठीक है, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस सबको पता है कि व्हेन इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मे बी बिकॉज ऑफ सम कफ, स्नेजिंग और सम हैवी वेट लिफ्टिंग, कुछ भी कॉज हो सकता है उसका, तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है। ठीक है, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन। ठीक है, ठीक है, तो फिर आपने पेशेंट से स्ट्रेस इनकंटिनेंस के बारे में पूछना है। और फिर सिस्टोसिल, इफ़ इन केस ऑफ सिस्टोसिल पार्ट ऑफ द ब्लैडर जो है बल्जिंग होता है इंटीरियर वजाइनल वॉल से। वाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बल्ज की वजह से यूट्रस जो है अपसाइड चला जाएगा। ठीक है ना, ब्लैडर नॉट इजीली एम्प्टी होगा और शी हैज़ है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट passing of urine. Even she passed the urine, but she have feeling of the incomplete passing of urine. ठीक है, और फिर ऐसे भी हो सकता है कि पेशेंट जो है इनकम्प्लीट उसने वॉइड की है और वो ट्राई करती है कि वो खुद ही मैनुअली जो है वो उसको रिड्यूस करे। ठीक है, वो उसको जैसे ही सिस्टोसील को अंदर करेगी यूरिन इजीली पास कर लेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें यूरिन की स्टेसिस हो जाएगी, यानी कि कलेक्शन हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट वाइडिंग होगी उसकी, तो क्या होगा कि इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हमने पेशेंट से इस तरह से क्वेश्चनिंग। ठीक है, अक्सर पेशेंट ऐसी पेशेंट जो है जो सिस्टोसील की है वो यूटीआई के साथ होता ही, तो फिर हमने पेशेंट को जो है उससे यूटीआई को एक्सक्लूड करना है और यूटीआई के क्वेश्चन भी उससे करने के, उसको जो है यूरिन में बर्निंग तो नहीं होती है, उसको डिसयूरिया पेनफुल यूरिन तो नहीं होता, इस तरह के करके हमने जो यूटीआई की कंडीशन है उनको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो सिस्टोसील का पेशेंट अगर होगा तो वो पेशेंट से हमने यूरिनरी सिम्टम्स और यूटीआई को भूलना नहीं है, ज़रूर पूछना है। ठीक है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये सारे जो है आपने पेशेंट से पूछना है। यू शुड आस्क इन द हिस्ट्री। देन रेक्टोसिल, इफ़ इन केस ऑफ रेक्टोसिल देयर इज़ अ बल्ज, जो है पोस्टीरियर वजाइनल वॉल बल्ज होगा। ठीक है, फीचर मे बी सिमिलर, फीचर मे बी सिमिलर इन केस ऑफ रेक्टोसील एंड सिस्टोसील। सो इसमें भी हमने उससे यूरिनरी सिम्टम भी पूछने हैं और बावल सिम्टम भी। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है उसको, कोई और तो इसके साथ जो है मसला नहीं हो रहा है, स्टूल पास होने में तो कोई मसला नहीं। ठीक है ना, डिफ़िकल्ट एंड डेफिकेशन तो नहीं हो रही। उसके बाद उससे और भी कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, लो बैकी के साथ कभी पेशेंट वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ होती है। ठीक है, और कभी कभी वो वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ ब्लड स्टेन जो है डिस्चार्ज भी मिलता है। ठीक है, सो समटाइम्स पेशेंट होती है विद लोअर बैक। वाई, क्योंकि मोस्ट प्रोन होते हैं। ठीक है, बिकॉज द केस ऑफ यूवी प्रोलैप्स जो है वो सर्विसाइटिस के साथ जो है एसोसिएट होते हैं, प्रोन टू सर्विसाइटिस। ठीक है, जिसकी वजह से सर्विसाइटिस में जो मेन क्वेश्चन है उसमें वजाइनल डिस्चार्ज और ब्लड स्टेन जो है डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, एंड
इफ़ द सर्विसाइटिस देन डिस्चार्ज पर वजाइनल भी के साथ आएगी पेशेंट। ठीक है। अदर पॉसिबिलिटी व्हेन देयर इज़ अ क्रॉनिक एंड लॉन्ग स्टेडिंग यूवी प्रोलैप्स होता है तो अल्सरेशन हो जाती है। ठीक है। तो आपने, ठीक है, जिसको डेक्यूबिटस अल्सर कहते हैं, आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो यूवी प्रोलैप्स अगर हो तो उसमें अल्सर की कौन सी टाइप होती है, तो आपने बताना है कि डेक्यूबिटस अल्सर। ठीक है। फिर आपने जो है ये बेड डोर के साथ भी होगा। ठीक है। फिर आपने मास एंड एब्डोमेन क्रॉनिक कफ स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग पासिंग स्टूल। ठीक है। ये होते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। ठीक है। इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन अब आते हैं कि इन एनी केस ऑफ यूवी प्रोलैप्स व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है। अ डिटेल ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, प्लीज़ डिटेल ले उसको, ताकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है यूवी प्रोलैप्स के लिए। आपने उससे उसकी जो है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में लेने हैं उसके जो है मूड ऑफ डिलीवरी। ठीक है। साइज़ ऑफ द बेबी, अगर लार्ज साइज़ या गुड साइज़ या माइक्रोसोमिक बेबी की डिलीवरी होती है तो जो है पेशेंट यूवी प्रोलैप्स में जा सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जो है अगर एक्टिव स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है उसको एक्टिवली मैनेज नहीं किया है, पेशेंट यूवी प्रोलैप्स में जा सकती है। फोर्सफुल डिलीवरी। ठीक है। अगर फंडल प्रेशर दे रहे हैं या बेबी को जो है पुल कर रहे हैं फोर्सफुली, तो ये सब जो है यूवी प्रोलैप्स के कॉज बन सकती है। अगर आपने जो है प्लेसेंटा को जो डिलीवरी जो है वो आपने कंट्रोल जो है ट्रैक्शन नहीं किया तो भी जो है पेशेंट इन्वर्जन में जा सकती है, यूट्राइन इन्वर्जन, जो कि अगर बहुत सीवियर हो तो वो यूवी प्रोलैप्स आगे जाके पेशेंट उसको हो सकता है। ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पेशेंट की पैरिटी, ठीक है, स्पेसिंग एंड डिलीवरी, ये तीनों चीज़ें इसमें बहुत काउंट करती हैं। इफ़ अगर उसकी पेशेंट मल्टी पैरा है तो उसमें ज़्यादा हो सकते हैं चांस। ठीक है ना। स्पेसिंग जो है कि उसका इंटरवल कितना है वन बेबी से दूसरी बेबी, ठीक है, ये देखना है। और डिलीवरी की जो मैंने अभी बताया कि वो कैसे। ठीक है। ठीक है। तो उसमें आपने ये चीज़ें नोट करें। ठीक है। अगर लेसर द जो है टाइम बिटवीन, शॉर्ट इंटरवल बिटवीन द टू डिलीवरीज अगर हो टू बेबीज़ के बीच में, तो फिर भी उसकी जो है उसकी टोन नहीं बन रही होती यूट्राइन मसल की, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूवी प्रोलैप्स के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। सो सपोर्ट ऑफ यूट्रस जो है वो लॉस हो जाती। टाइप ऑफ डिलीवरी जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वजाइनल डिलीवरी जो है हायर चांस ऑफ यूवी प्रोलैप्स देन सिजेरियन सेक्शन। और इसके अलावा एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी होता है। सही है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से जो हमारे पैदाइशी तौर पे जो है यूट्राइन मसल्स इतने वीक होते हैं कि वो यंग एज में ही यूवी प्रोलैप्स खुद ब खुद हो जाता है। ये भी एक आंसर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और ठीक है। तो ये आपने टाइप ऑफ डिलीवरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हाँ, और एक और कि बेबीज़ जो हैं वो होम डिलीवरी हुए हैं या बेबीज़ जो हैं वो हॉस्पिटल डिलीवरी है। ठीक है। बिकॉज यू वेरी वेल नो कि मोस्टली जो दाई हैंडल केसेस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि अनट्रेंड दाई या अनट्रेंड जो है एलएचपी जो है या अनट्रेंड जो है नर्स है वो अपने क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं और वो डिलीवरी जब करवाती हैं होम डिलीवरी ख़ास तौर पे, तो यूवी प्रोलैप्स के चांस हो सकते हैं। ठीक है ना। ताकि जो जैसे डेवलपिंग कंट्री, हमारी जो कंट्री पाकिस्तान में, इंडिया में या इस तरह जो है, या फिर जो है इस तरह से जो विलेज एरियाज़ होते हैं, ठीक है, रूरल एरिया, वहाँ पे इस तरह होता है। ठीक है। उसमें कभी ऐसा भी होता है कि ओवर बियरिंग जो है पेशेंट को
प्रोलॉन्ग लेबर में चले जाती है, ठीक है। और अक्सर वो प्रोलॉन्ग लेबर में जाती है, टाइम ज़्यादा होता है, ऑस ओपन नहीं होता, उसको जो है सिंटो दे दिए जाते हैं, तो फिर बस उसकी पेशेंट की यूट्रस यूट्राइन मसल में इतनी वो नहीं रहता है पावर, और वो रिलैक्स हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली जो है फ्यूचर में यूवी प्रोलैप्स के सामने आता है, ठीक है। इस तरीके से जो वर्किंग आफ्टर डिलीवरी, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा आफ्टर डिलीवरी जो है हैवी लिफ्टिंग जो है वो वेट उठाने लग गई है, तो ये तब भी होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेचिंग, और अगर ज़बरदस्ती जो ओवर बेयरिंग करे तो स्ट्रेचिंग होती जा रही है। क्लोज सर्विक्स में आपने अगर कर दिया, उसकी डिलीवरी कराने की कोशिश करें, सिंटो दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो बस कुछ भी नहीं होता है, डायलेटेशन तो होती नहीं है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो के, और जो है उसमें फिर इतना पावर नहीं रहता है कि जिसकी वजह से वो करे, ठीक है, ठीक है ना। अक्सर जो है वो एकदम से जो है कुछ ऐसे गांव के एरियाज़ में क्या होता है कि एकदम से जो औरत होती है उसको जल्दी अपने वर्क पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने चेक कैसे करना है स्ट्रेचिंग, ये आपको बताने के लिए तस्वीर के स्ट्रेचिंग कैसे होता है, ठीक है। अगर जैसे एपिजियोटमी हम करते हैं उसमें मसल टोन होता है, और जैसे स्ट्रेचिंग जो होती है उसमें इस तरह से मसल स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि एपिजियोटमी होती है उसमें टोन का वापस आना जल्दी होता है एज़ कंपेयर टू विदाउट एपिजियोटमी। अगर मसल स्ट्रेचिंग हो रही है तो जो इसके डिफरेंट व्यूज़ हैं कि इस पर रिसर्चेस भी हुई हैं कि एपिजियोटमी के साथ ज़्यादा पेशेंट के लिए बेहतर है या विदाउट एपिजियोटमी, लेकिन जो है ये अपने अपने एक्सपीरियंस की बात होती कि कैसे जो है आपने, हाँ, लेकिन जो वैसे टोन की बात हो तो एपिजोडमी के बाद, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वेट ऑफ द बेबी जो है उसके बारे में ज़रूर पूछना है कि अगर तो उसका वेट ज़्यादा हुआ तो जो है ज़्यादा यूवी प्रोलैप्स के चांसेस, ठीक है ना। और ये भी मैंने अभी आपको बताया कि प्रिसिपिटेट लेबर की हिस्ट्री तो नहीं है, आपने पूछना है पेशेंट से, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। आपकी जो ऑप्स हिस्ट्री है बड़ी ही वो है, आपने फिर इसके साथ साथ यूवी प्रोलैप्स में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से क्या पता चलेगा कि वुमेन इज़ पोस्ट मेनोपॉजल और नॉट, ठीक है ना। पोस्ट मेनोपॉजल में क्या होगा कि ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से यूवी प्रोलैप्स होने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है ना। यूट्रस जो है वो टोन मेंटेन नहीं होगी विदाउट ईस्ट्रोजन, तो लिगामेंट्स की जो और जो भी सपोर्ट्स हैं यूट्रस के वो सब में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाएगी और यूवी प्रोलैप्स के चांस ज़्यादा हो जाएंगे इन केस ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है। ये इसके लेवल है, ठीक है। ये लेवल्स बताए हैं कहाँ कहाँ से, ये यूट्रस की सपोर्ट्स हैं, ये याद रखने आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कार्डिनल लिगामेंट जो है मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस है, ये आपके थ्योरी में भी आ सकता है, आपके वाइवा में भी आ सकता है, ठीक है ना। थ्योरी मीन्स आपके जो है SBS जो करेंगे उसमें मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे जो है वजाइनल वॉल भी सपोर्ट करती है, और जो है अदर सपोर्ट्स अदर मसल्स एंड लिगामेंट्स की, ठीक है। ये सारे जो यूट्रस के लिगामेंट्स हैं और मसल्स हैं ये मिलकर जो है सपोर्ट करते हैं यूट्रस को, ठीक है। तो फिर आपने देखा कि ये सारी बातें थी और आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें, ऑप्स की हिस्ट्री, ठीक है। कि किस तरीके से आपने जो है ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। इसके अलावा आपने जो है पेशेंट से और क्या पूछना है, आप जो है आप सोचें कि आपने पेशेंट से इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। अगर इसमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि पहले बताया, ठीक है। आपने जो है अपनी हिस्ट्री लिखनी है उसी तरीके से
कि सबसे पहले आपने बायोडेटा पेशेंट का, बायोडेटा में ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ और एजुकेशन, हस्बैंड की भी और उसकी भी, पेशेंट की भी। एंड देन आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस उससे पूछेंगे। और इसके अलावा मैं और पॉइंट आपको बताती हूँ कि और क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने पेशेंट से और क्या क्या चीज़ें इसकी, ऑनसेट आपने पूछना है, ठीक है ना, यानी कि उससे ज़्यादातर उसको पेशेंट आती है ना तो उसकी हिस्ट्री 2 या 3 साल की हिस्ट्री के साथ आती है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद करते रहें, ठीक है। डिफ़िकल्ट उसकी, जैसे कि डिलीवरी की मेन बात है, डिफ़िकल्ट डिलीवरी है, ठीक है। मेरे ख़्याल से अब हमें दूसरी इसके लिए एक और शॉर्ट वीडियो बनानी होगी क्योंकि वीडियो का टाइम काफ़ी हो गया है। सो पार्ट 2 with UV prolapse, important tips and questions.